प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारत का संवैधानिक विकास का भाग द्वितीय का अध्ययन करेंगे। प्रथम जो संवैधानिक विकास हुआ वो कंपनी के अंतर्गत हुआ। ये विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होकर के 1857 तक चला। 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश ताज को शासन का हस्तांतरण कर दिया गया। इस हेतु 1857 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। दूसरी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। इसकी तीसरी विशेषता है, इसके द्वारा ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। चौथी विशेषता है, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। पांचवी विशेषता इसकी यह है कि भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय था, जिसे भारत और ब्रिटेन में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के अधिनियम के बाद में 1861, 1892 और 1909 के भारत शासन परिषद अधिनियम आए। इन अधिनियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ब्रिटिश सरकार अब महसूस करने लगी कि भारत में शासन संचालन के लिए भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। इस सहयोग की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी पहली विशेषता यह है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वाइसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। दूसरी, इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिस विकेंद्रीकरण का 1773 में अंत किया गया था। याद रहे, वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा पुनः लागू कर दिया गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई। तीसरी विशेषता है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। चौथी विशेषता इस एक्ट की यह है कि इसके द्वारा वाइसराय परिषद में 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत वाइसराय एक सदस्य को एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बना सकता था।
उसे इस विभाग की काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अर्थात वर्तमान में जो मंत्रालयों का गठन किया गया है, मंत्रालयों के अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, उसकी शुरुआत 1859 में हुई थी। इसी प्रकार इसकी पांचवी विशेषता यह है कि आपातकाल में वायसराय बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी कर सकता था। इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। आज भी जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हैं वो ऐसे समय में किए जाते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है और उस विशेष कानून की आवश्यकता होती है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। और इस अध्यादेश की अवधि आज भी लगभग उसी अवधि के बराबर है। अब आता 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त अर्थात गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि अभी भी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। दूसरा, इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तीसरी विशेषता, इसमें केंद्रीय विधान परिषद तथा बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्ति दी गई। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित तथा परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया, लेकिन निकायों की सिफारिश पर ही ये नामांकन किया जाता था। अभी तक कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसमें रही कमियों को दूर करने के लिए 1909 में, याद रहे ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है 1909 का, इसलिए इसका गहराई से हमें अध्ययन करना होगा। 1909 में यह अधिनियम आया, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। इसलिए शॉर्ट में इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहली विशेषता इस अधिनियम की यह है कि इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और प्रांतों में भी संख्या को बढ़ाया गया। प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अलग अलग थी।
दूसरी विशेषता इसकी यह है कि केंद्रीय विधान परिषद में तो सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रावधान किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो केंद्रीय स्तर पर विधान परिषद थी उसमें सरकारी लोग ज़्यादा होते थे, वाइसराय के द्वारा मनोनीत तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य ज़्यादा थे, लेकिन प्रांतों में परोक्ष रूप से चुनाव प्रारंभ किया गया। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा बजट पर संकल्प प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार सने सने कानून निर्मात्री संस्थाएं अपना रूप ग्रहण कर रही थी। चौथी विशेषता इसकी यह है कि इस अधिनियम के तहत किसी भारतीय को वाइसराय तथा गवर्नर की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान रखा गया। सर एस.पी. सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ध्यान रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में ये पूछ लिया जाता है कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया था, या प्रथम भारतीय कौन था जो कार्यकारी परिषद में सदस्य बना। उनका नाम है सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पांचवी विशेषता इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, अर्थात बांटो और राज करो की, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों का प्रतिनिधि चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर के भारत का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। छठी विशेषता इसकी यह है कि इसके द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया।